हमारा टॉपिक है ट्रावर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, अर्थात विक्षेप कोण के द्वारा संक्रमण। तो जो यह विधि है इसमें डिफ्लेक्शन एंगल क्या है इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो क्या है, अर्थात विक्षेप कोण क्या है। तो सबसे पहले जब हम जो विक्षेप कोण है उसको समझ जाएंगे तो इसके द्वारा जो ट्रावर्सिंग अर्थात जो संक्रमण का कार्य है उसको समझने में आसानी होगी। तो जैसे हमने पिछला समझा था उसमें दो सर्वेक्षण रेखाएं ली थी हमने, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी दो सर्वेक्षण रेखाएं लेते हैं। और जैसे मान लीजिए ये P और Q, सेम वही नाम हम यहाँ पर भी लेते हैं। P और Q नाम से एक रेखाएं हो गई और एक दूसरी जो रेखा है वो हो गई हमारी QR। ये दो रेखाएं हैं। इसमें से जो सबसे पहले हमने रेखा खींची है इसको हम कहेंगे पश्च रेखा, और जो इसके बाद जो रेखा हमने खींची इसको हम कहेंगे अग्र रेखा। इसको इंग्लिश में कहेंगे बैक लाइन और इसको फॉर लाइन। तो जो हमारी पश्च रेखा है इस पश्च रेखा को आगे की तरफ इमेजिनरी रूप में बढ़ाएंगे, अनुमानित रूप में हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं ऐसे बढ़ गई है। तो इसको बढ़ाने के बाद और जो ये हमारी अग्र रेखा है, इन दोनों रेखाओं, ये बढ़ाई हुई रेखा और ये जो अग्र रेखा है इसके बीच जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा इस कोण को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। ये हमारा हो गया विक्षेप कोण। इसको हम अल्फा के नाम से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर हमको विक्षेप कोण की अगर परिभाषा लिखनी होगी तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि पश्च रेखा को आगे की तरफ बढ़ाने पर पश्च रेखा के विस्तार तथा अग्र रेखा के, ये पश्च रेखा का विस्तार हो गया, और अग्र रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है? डिफ्लेक्शन एंगल अर्थात विक्षेप कोण कहलाता है। तो ये हमारा इसका परिभाषा हो गया। और जो विक्षेप कोण है इस विक्षेप कोण को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला दायां विक्षेप कोण और जो दूसरा होगा वो होगा बायां विक्षेप कोण। तो ये दायां विक्षेप कोण है और ये जो बायां विक्षेप कोण है ये क्या होता है इसको हम पहले समझेंगे। तो ये जो हमारी पश्च रेखा है इस पश्च रेखा को हमने यहाँ से अनुमानित रूप में आगे की ओर बढ़ाया हुआ है। तो इस पश्च रेखा के दाईं तरफ यहाँ पे इसका हम तीर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये इधर की तरफ बढ़ रही है इसलिए इसका हमने उधर तीर बना लिया। तो जो ये पश्च रेखा है इसको हम मान लेते हैं कि वहाँ तक गई है। अब हम इस बिंदु पर खड़े हो जाते हैं। तो इस बिंदु Q पर हम अपने आप को मानते हैं कि हम खड़े हो गए। जब हम बिंदु Q पर खड़े हो जाएंगे तो हम रेखा के उधर एक हम हाथ कर लेंगे और एक हाथ हम इधर कर लेंगे, एक हाथ इधर की तरफ और एक हाथ इधर की तरफ। तो जब हमारा हाथ इधर दाईं तरफ रहेगा और इधर हो गया हमारा बायां हाथ, तो इस पक्ष रेखा के दाईं तरफ अगर हम कोण का मापन कर रहे हैं, मतलब कि ये जैसे कोण इधर की तरफ मापें तो ये हमारा हो जाएगा दायां विक्षेप कोण, और इसके अगर बाईं तरफ कोण का मापन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा बायां विक्षेप कोण। तो इसकी अगर हमको परिभाषा लिखनी होगी तो हम लिखेंगे कि यदि विक्षेप कोण का मापन पश्च रेखा से दाईं ओर किया गया हो तो उसे कहेंगे दायां विक्षेप। अगर बाईं तरफ किया गया हो तो
विक्षेप कोण का मापन पश्च रेखा से बाईं ओर किया गया हो तो उसे कहेंगे हम बायां विक्षेप कोण। तो ये इसकी परिभाषा हो गई विक्षेप कोण। और इसके जो दो प्रकार हमने बताए, दायां विक्षेप और बायां विक्षेप, इन दोनों कोणों को समझने के पश्चात अब हम देखेंगे कि जो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड के द्वारा अर्थात जो विक्षेप कोण विधि के द्वारा जो ट्रावर्सिंग अर्थात संक्रमण का कार्य है उसको हम कैसे करते हैं, उसको करने की प्रक्रिया क्या है, तो उसको अब हम देखेंगे। प्रक्रिया, तो इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक चित्र यहाँ पर बनाते हैं, उसकी सहायता से हम जो इसका प्रक्रिया है उसको समझेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से P Q R S T, ये जो हमने चित्र बनाया है यह एक खुला संक्रमण है। तो इसका हम अगर नाम लिखना चाहें यहाँ पर तो लिख सकते हैं, यह एक खुला संक्रमण है। और इस खुले संक्रमण में हम विक्षेप कोण, जो हमारी विक्षेप कोण है उसके द्वारा ट्रावर्सिंग के कार्य को समझेंगे। अभी जैसे हमने जो विक्षेप कोण का परिभाषा बताया उसमें जो ये PQ लाइन थी, यहाँ तक हमने फिगर बनाया हुआ था, PQ और QR दो सर्वेक्षण रेखा वहाँ पे हमने ड्रॉ की हुई थी। तो जो ये PQ रेखा है इसका हमने पश्च रेखा नाम दिया था, ये हमारा पश्च रेखा थी। और ये जो रेखा थी ये थी हमारी अग्र रेखा। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उपकरण को बिंदु P पर स्थापित कर देंगे। तो स्टेप नंबर फर्स्ट P बिंदु पर स्थापित किए, तो यहाँ पर उपकरण जो हमारा हो गया वो P बिंदु पर स्थापित करने के बाद उसका समतलन और केंद्रण कर लेंगे। तो समतलन और केंद्रण का कार्य, जो दोनों कार्य हमने कर लिया, हमारा उपकरण बिंदु P पर है। इसके बाद हम सबसे पहले चुंबकीय दिक्मान को ज्ञात करेंगे। तो चुंबकीय दिक्मान हम कैसे ज्ञात करते हैं इसका हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। ये हमारा चुंबकीय दिक्मान ज्ञात हो गया। अब जब हम चुंबकीय दिक्मान ज्ञात कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि उपकरण को अब उठा करके बिंदु Q पर ले गए। यहाँ से उपकरण उठा लिया हमने, हमारा उपकरण यहाँ पे आ गया। उपकरण को बिंदु Q पर स्थापित करने के बाद जो बिंदु P है उस बिंदु P को हम साधेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम एक रेंजिंग रॉड ऐसे गड़ा हुआ है, तो वहाँ से दूरबीन की सहायता से बिंदु P को हम साधेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में उपकरण को Q पर स्थापित किया हमने। स्थापित करने के बाद सबसे पहला काम हमें करेंगे बिंदु Q को, सबसे फर्स्ट काम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, बिंदु P को साधेंगे। और बिंदु P को जब हम साध लेंगे उसके बाद दूरबीन को हम 180 डिग्री ऊर्ध्वाधर समतल में घुमा देंगे। मतलब यहाँ पे ऐसे हमारा उपकरण इधर की तरफ देख रहा है, अब इसको घुमा के दूरबीन को 180 डिग्री घुमा करके उसका संक्रमण कर देंगे। तो दूसरा कार्य हम करेंगे, दूरबीन को 180 डिग्री घुमा देंगे। दूरबीन को हम 180 डिग्री घुमाने के पश्चात हम क्या कार्य करेंगे कि जो ये बिंदु PQ है इसको हम इसी तरीके पिछले बार जैसे हमने बताया था इमेजिनरी रूप में हमने आगे की तरफ बढ़ा लिया, तीर हमने बना लिया ताकि वो उधर की तरफ ही बढ़ रहा है। अब हमारा बिंदु Q स्टेशन पर है, यहाँ पर हम दूरबीन को 180 डिग्री घुमा करके उस तीर की दिशा में ले गए हैं, हम उधर की तरफ देख रहा है दूरबीन हमारा। अब फिर उसके बाद जो ऊपरी प्लेट है उपकरण की, उस ऊपरी प्लेट को हम ढीला करते हैं। और ऊपरी प्लेट को ढीला करने के बाद फिर हम उपकरण को क्या करते हैं कि घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। यहाँ पर जैसे हम इधर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ से हम घड़ी की दिशा में घुमाते हुए कुछ इस तरीके से घुमाएंगे। और घुमाते हुए बिंदु जो R है, इस बिंदु R को पहले लगभग में और उसके बाद फिर शुद्धता से हम साधेंगे। तो यहाँ से तीसरा काम हमें करेंगे, ऊपरी प्लेट को ढीला करेंगे। ऊपरी प्लेट जो हो गई वो ढीला हो गई। और फिर बिंदु R को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए
क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हुए बिंदु R को पहले लगभग में और उसके बाद फिर शुद्धता से साधेंगे। अब हमारा जो ये बिंदु R है ये लगभग में और शुद्धता से साधा जा चुका है। अब हम जब ये कार्य कर लेंगे तो उसके बाद हम वर्नियर जो रहेगा उसका पाठ्यांक चेक करेंगे थियोडोलाइट उपकरण का, क्योंकि यहाँ से ये घूमते हुए दूरबीन हमारा जो है बिंदु R को शुद्ध रूप में साध चुका है। तो अब जो वर्नियर है उसका पाठ्यांक चेक करेंगे। जब ये शुद्धता से साध लेगा तो वर्नियर A और B का जो है वो पाठ्यांक चेक करेंगे। तो वो जो मान बताएगा वो ये जो हमारी बढ़ाई हुई पश्च रेखा है उससे लेकर के अग्र रेखा के बीच का जो कोण है वो कोण माप कर बता देगा। तो ये हमारा मान लीजिए α1 माना गया, α1 माना गया। अब हम यहाँ इस बिंदु पर उपकरण लेकर के खड़े हैं खुद, तो हम इसके इधर देखेंगे और इसके इधर देखेंगे। तो जब हम इस साइड देखेंगे तो ये हमारा दायां भाग रहेगा और ये हमारा बायां भाग रहेगा। तो चूंकि हम कोण का मापन किधर की तरफ कर रहे हैं, दाएं भाग की ओर कर रहे हैं, तो ये जो हमारा α1 हो गया, ये α1 दायां हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अर्थात राइट। तो α1 जो हो गया ये हमारा दायां भाग की तरफ मान हो गया। अब हमारा इतना कोण का मान यहाँ पे नोट करने के पश्चात उपकरण को बिंदु Q से उठा करके बिंदु R पर ले आएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, इसमें हमारा जो उपकरण है वो कहाँ आ गया, उपकरण आ गया हमारा R बिंदु पर। अब जब उपकरण R बिंदु पर आ गया है तो यहाँ पर हम स्थापित करने के बाद बिंदु P को साधे थे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम स्थापित करेंगे, केंद्रण का कार्य करेंगे, समतलन का कार्य करेंगे। उसके बाद बिंदु Q को पश्चावलोकन अर्थात पीछे की तरफ देखते हुए बिंदु Q को साधेंगे। तो यहाँ पर हमने स्थापित किया और यहाँ स्थापित करने के बाद दूरबीन की सहायता से बिंदु Q को हमने साध लिया। अब जब उसको साध लेंगे उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि जो हमारी दूरबीन है उसको हम 180 डिग्री घुमा देंगे। तो जो अब इधर की तरफ देख रही थी अब दूरबीन घूम गई, इधर आ गई। अब ये जो रेखा है इस रेखा को हम फिर आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब ये इधर की तरफ तीर बनाते हुए बढ़ गई। अब हमारी जो दूरबीन जब 180 डिग्री घुमा देंगे तो वो इसके सीध में आ जाएगी। चूँकि इसको साधी है और दृष्टि रेखा हमारी जो रहेगी उसकी वही रहेगी। अब पलट देंगे उसको 180 डिग्री। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जब हमारा जो दूरबीन है वो दूरबीन बिल्कुल इसके सीध में देख रहा होगा। अब यहाँ से हम ऊपरी प्लेट को फिर ढीला करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने ऊपरी प्लेट को ढीला किया था, ऊपरी प्लेट को ढीला करके अब क्लॉकवाइज, अब यहाँ पर क्लॉकवाइज दिशा नहीं रहेगी। अब ये जो दिशा है ये घड़ी के विपरीत दिशा में हो गई। तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हुए बिंदु यस जो है इसको पहले लगभग में और फिर हम शुद्धता से साध लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे घुमाते हुए इसको ले गए और बिंदु यस को पहले लगभग में और उसके बाद शुद्धता से साधा। अब जब लगभग में और फिर शुद्धता से जब हम साध लेंगे तो फिर वर्नियर का मान हम चेक करेंगे। तो वर्नियर ए और वर्नियर बी पर जब मान चेक करेंगे तो ये मान हमको बताएगा α2। अब जो ये α2, ये जो α1 आया है ये दोनों का औसत निकाल के आया है। ये बात हम जब वर्नियर ए और वर्नियर बी दोनों का मान बोल रहे हैं तो उन दोनों का औसत निकाल करके मान आया है, ये आप समझिएगा। तो यहाँ पर α2 जो आ गया वो वर्नियर ए और जो वर्नियर बी है उन दोनों के मान का औसत के निकालने के बाद आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात ये है कि अब हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं और हमारा जो चेहरा है वो इस दिशा में है, हम इधर देख रहे हैं। जब हम ऐसे खड़े होंगे तो हमारा जो ये हाथ है ये बायां हाथ इधर की तरफ रहेगा और जो दायां हाथ रहेगा वो इधर की तरफ रहेगा। तो जो ये कोण हम मापन करेंगे ये कोण हमारा α2 बायां हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप 3 में जो स्टेप 2 की प्रक्रिया है उसको पूरा लिखेंगे। उपकरण को R बिंदु पर स्थापित किया हमने, उसके बाद बिंदु R से हम Q को साधेंगे, Q को साधेंगे, फिर दूरबीन को 180 डिग्री घुमाएंगे,
180 डिग्री घुमाएंगे। फिर उसके बाद 3 नंबर में क्या करेंगे, ऊपरी प्लेट ढीला, ऊपरी प्लेट ढीला। ऊपरी प्लेट को ढीला करने के बाद यहाँ पे एंटी क्लॉक घुमाएंगे। एंटी क्लॉक घुमाते हुए जो बिंदु यस है उसको साधेंगे। बिंदु यस को लगभग फिर शुद्धता से साधेंगे, और फिर जो शुद्धता से जब हम साध लेंगे तो वर्नियर ए और बी जो मान बताएगा उसका औसत निकाल लेंगे। औसत निकालेंगे तो हमको अल्फ़ा 2 मिल गया। अब ये चूँकि बाईं तरफ है इसलिए ये जो मान हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा 2, ये बायां मान आ गया हमारा। अब हम जब ये मान आ जाएगा तो उपकरण को बिंदु आर से उठाएंगे और बिंदु यस पर स्थापित कर देंगे, और फिर यहाँ पर जब स्थापित करेंगे तो बिंदु आर का फिर सारी क्रियाएं वही दोहराएंगे। बिंदु आर का दूरबीन की सहायता से पहले इसको साध लेंगे, और इसको साधने के बाद फिर दूरबीन को 180 डिग्री घुमा देंगे। 180 डिग्री दूरबीन घुमा देंगे तो वो कुछ इसके सीध में दृष्टि रेखा बनाएगी, और जब वो दृष्टि रेखा इसके सीध में बनाने लगेगी तो हम अब हमारी जो दूरबीन है वो कुछ इस तरीके से इधर देख रही है। फिर यहाँ से हम इसको घुमाएंगे, ऊपरी प्लेट को ढीला करेंगे और घुमा देंगे। तो घुमाते हुए बिंदु टी को पहले लगभग में साधेगी, फिर उसके बाद शुद्ध रूप में साधेगी। यहाँ पर फिर हम देखेंगे, हम चूँकि ऐसे देख रहे हैं तीर की दिशा में, तो हमारा जो बायां हाथ होगा वो इधर होगा और जो दायां हाथ होगा वो हमारा इधर होगा। तो जब हम इधर की तरफ कोण का मापन करेंगे तो ये हमारा अल्फ़ा 3 दायां आएगा। इस तरीके से हम बिंदु टी को साध लेंगे और फिर वहाँ से उपकरण उठाकर यहाँ ले आएंगे। इसी तरीके से हम क्रिया को आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। तो ये हमारा स्टेप हो गया। स्टेप नंबर थर्ड तक हमने लिख दिया है। नंबर 4 में हम ये लिखेंगे कि इसी प्रकार से हम अगले स्टेशन पर उपकरण को स्थापित करते हैं और जो विक्षेप कोण है उसका मापन हम करते हुए जाते हैं। और जब ये क्रिया हम कर रहे होंगे तो जैसे हमने पिछले में भी बताया था कि जब उपकरण को यहाँ से उठा करके अगले स्टेशन पर जब हम स्थापित कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम बिंदु जो 2 स्टेशन है उनके बीच की जो दूरी है, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम जरीब अर्थात चेन या फीता की सहायता से साथ साथ में मापते जाते हैं। क्योंकि जो संक्रमण का कार्य है वो कोई भी जो संक्रमण का कार्य होता है उसमें हम 2 चीज़ों का मापन करते हैं। पहला जो करते हैं वो कोण का मापन करते हैं, और जो दूसरा कार्य हम करते हैं वो करते हैं लंबाई का मापन करते हैं साथ साथ में, लंबाई या इसको दूरी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम जरीब या फीता की सहायता से लंबाई का मापन कर रहे हैं और उसके बाद कोण का मापन हम थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से कर ही रहे हैं, जो कि विक्षेप कोण का मापन हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो 4 स्टेप में पूरी जो क्रिया है उसको समेट दिया। और उसके बाद जो ये डिफ्लेक्शन एंगल के द्वारा जो कोण का मापन है इसका हम जांच करते हैं। तो जांच को हम देखेंगे कि जांच को हम कैसे कर रहे हैं। कोणों के अंतर्गत जो संक्रमण का कार्य है उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर जो उदाहरण लिया था वो हमारा खुला संक्रमण का उदाहरण था। तो इस केस में हमको अगर जांच करनी होगी तो हम जांच कैसे करेंगे, इसके लिए हमको 3-4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर पहली जो हमारी सर्वेक्षण रेखा थी उस पहली सर्वेक्षण रेखा का जो हमने यहाँ पर दिक्मान ज्ञात किया था, एक तो वो मान चाहिए। फिर बाईं तरफ के जितने कोण हैं उन सभी कोणों का मान चाहिए। दूसरा चीज़ हमको ये चाहिए कि बाईं तरफ के सभी जो हमारे कोण रहेंगे उनका योग चाहिए। और जब ये दोनों मान हमको जोड़ लेंगे तो इन दोनों के जोड़ में से हम जो अंतिम हमारी जो सर्वेक्षण रेखा है उस अंतिम सर्वेक्षण रेखा में से क्या करेंगे कि जो अग्र दिक्मान है उसको हम घटा लेंगे। तो अंतिम का जो अग्र दिक्मान है उसको हम माइनस कर देंगे, और इसके बाद जो ये हमको मान प्राप्त होगा, ये मान को हम अगर 180 डिग्री से भागा दे रहे हैं तो पूरी तरीके से यह विभाजित हो जाना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर कुछ अच्छे ढंग से यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा सबसे पहली सर्वेक्षण रेखा है उस पहली सर्वेक्षण रेखा का जो है वो दिक्मान, पहली भुजा का दिक्मान प्लस सभी
बाईं ओर के कोणों का मान कोणों का योगफल लिख सकते हैं यहाँ पे। इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे। क्या घटाएंगे? अंतिम सर्वेक्षण रेखा का अग्र दिक्मान। अग्र दिक्मान क्या है और पश्च दिक्मान क्या है, ये आपने पढ़ा होगा। कंपास सर्वेक्षण के अंतर्गत जो हमको पढ़ना होता है, हमें मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। और ये जो मान आएगा इसको हम भाग दे देंगे 180 डिग्री थे, 180 डिग्री थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आए हुए मान को 180 डिग्री से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो हम मानेंगे कि जो हमारा चंक्रमण का कार्य हुआ है वो चंक्रमण का कार्य बिल्कुल ही शुद्ध रूप में हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विक्षेप कोण के द्वारा जो चंक्रमण का कार्य है उसको हमने यहाँ पर देखा।